हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने तीन प्रकार के जो ब्रॉडर कैटेगरी होती हैं एथिक्स की उसके बारे में बात करी थी। मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस की जो कि नॉर्मेटिव एथिक्स के दायरे के अंदर आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच की। इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस होता है वो आउटकम के ऊपर होता है। वो होता है हमारा मेन फोकस रिजल्ट के ऊपर, कि अगर आपका कोई एक्शन है, भले ही आपके जो रास्ते थे, आपके जो तौर तरीके थे, आपके जो वेज और एक्शंस थे, वो हो सकता है कि अनएथिकल हो। इट माइट बी द पॉसिबिलिटी कि आपके लिए गए जो डिसीजंस हैं वो अनएथिकल हो, लेकिन आपके रास्ते अनएथिकल होने के बावजूद भी अगर जो रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो अगर एथिकल हैं तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग एथिक्स जो होते हैं किसी भी एक्शन के, आपने अगर कोई भी एक्शन लिया और अगर मुझे जज करना है कि आपके एक्शंस एथिकल थे कि नहीं थे, तो मैं आपके तौर तरीकों को, आपने कौन कौन से वेज अपनाए, उनको नहीं देखूंगा। यहाँ पर हम उसको देखेंगे थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस, थ्रू रिजल्ट्स, या जिसको आप कह सकते हो थ्रू आउटकम्स। अब ऐसा माना जाता है जितने ज़्यादा अच्छे आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आएंगे, ये एक असम्पशन है कि जितने ज़्यादा अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आएंगे जो कि आपके एक्शन की वजह से प्रोड्यूस होंगे, द बेटर और राइटर डैट एक्ट वॉज। तो ऐसा समझा जाएगा कि आपका जो ओवरऑल जो एक्शन था वो बेटर था, या आपने एकदम करेक्ट, एकदम राइट चीज़ कर रखी है। तो कॉन्सिक्वेंसेस अप्रोच में एक चीज़ आती है, डैट इज यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म फिलॉसफी का ये मानना है कि लोगों को फोकस करना चाहिए ऑन मैक्सिमाइजिंग देयर यूटिलिटी, और यूटिलिटी को मेजर करा जा सकता है कि अगर आपके लिए गए एक्शंस के बेसिस पर जो आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं, अगर उससे ह्यूमन वेलफेयर जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, या लोगों की वेलबींग मैक्सिमाइज हो रही है, आपकी खुद की वेलबींग मैक्सिमाइज हो रही है, आपका खुद का वेलफेयर मैक्सिमाइज हो रहा है, दैट इज नोन एज यूटिलिटी, एंड दिस फिलॉसफी इज नोन एज यूटिलिटेरियनिज्म। एक और फिलॉसफी है इसके साथ एसोसिएटेड, दैट इज नोन एज हेडोनिज्म। हेडोनिज्म की फिलॉसफी के अंदर ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि लोगों को फोकस करना चाहिए ऑन मैक्सिमाइजिंग देयर प्लेजर, कि अगर किसी एक्शन की वजह से आउटकम ये निकल रहा है कि आपकी ओवरऑल जो हैप्पीनेस है वो मैक्सिमाइज हुई है, या आपका जो प्लेजर प्रिंसिपल है कि आपको उस एक्शन को करने के बाद जो आउटकम मिला वो मिला कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर मिला, बहुत खुशी हुई आपको, तो वो एक्शन जो है वो एथिकल माना जाएगा, क्योंकि उसका आउटकम जो है वो प्लेजर, हैप्पीनेस की फॉर्म में निकल कर आए। तो अकॉर्डिंग टू दीज फिलोसफीज लाइक यूटिलिटेरियनिज्म एंड हेडोनिज्म, एक्शंस जो कि आपके या तो प्लेजर को मैक्सिमाइज करें या फिर आपके वेलफेयर को मैक्सिमाइज करें, और एक्शंस मिनिमाइज कर दें, मैक्सिमाइज कर दें प्लेजर और वेलफेयर को, और मिनिमाइज कर दें आपकी आपके पेन को या आपकी सफरिंग को, तो वो एक्शंस माने जाएंगे एथिकल। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, इंसान ने जो रास्ता लिया अपने लिए प्लेजर प्रिंसिपल तक पहुँचने के लिए या फिर वेलफेयर के आउटकम तक पहुँचने के लिए, जो रास्ता उसने लिया उस रास्ते की यहाँ पर बात नहीं करी जाती है। रास्ता अगर अनएथिकल है भी, अगर आपके वेज एंड एक्शंस अगर अनएथिकल भी हैं, लेकिन जो आपका जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है, जो आउटकम निकल कर आ रहा है, जो कॉन्सिक्वेंसेज निकल कर आ रहे हैं,
वो अगर हैप्पीनेस के बेसिस पर हैं, प्लेजर के प्रिंसिपल के बेसिस पर हैं, या फिर आप जैसे यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करवा पा रहे हो, वेलफेयर को, वेलबींग को मैक्सिमाइज करवा पा रहे हो, तो उनको एथिकल ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है किसी कंट्री की, उसकी जीडीपी बहुत अच्छी जा रही है, तो वो जस्टिफाई करती है वीक एनवायरमेंटल या लेबर लॉस को, कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अगर अच्छे से हो रही है, तो अगर इन्वायरमेंट को हम एक तरीके से नज़रअंदाज कर भी दें, या फिर लेबर्स का अगर बुरा हो रहा है, इस चीज़ को भी अगर हम जस्टिफाई करना चाहें तो ये जस्टिफिएबल है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखा जाएगा कि अल्टीमेटली आउटकम तो ये निकल कर आया ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ गई ना उस कंट्री की, भले ही लेबर के साथ बुरा हुआ, इन्वायरमेंट जो है आ, उसको हमने नज़रअंदाज कर दिया, उसको साइडलाइन अगर हमने कर दिया, ठीक है, तो ये एक एथिकल चीज़ होगी। ऐसे ही अगर किसी का चेहरा बहुत चमकता है, किसी का ग्लोइंग फेस है, तो ये जस्टिफाई करता है कि आपने अगर हार्मफुल केमिकल्स को यूज़ कर रखा है ब्यूटी क्रीम्स के अंदर लोगों के चेहरे को चमकाने के लिए, यानी कि ये वाली बात हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, आउटकम ये निकल कर आ रहा है कि लोगों का चेहरा ग्लो हो रहा है, उनके चेहरे पे एक ग्लोइंग एक्शन रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है, भले ही उसके अंदर ना जाने कितने हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल कर रखा हो कंपनी में, तो वो एक एथिकल चीज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली आउटकम इसका जो है वो पॉजिटिव है, वो वेलफेयर वाला है, वो प्लेजर वाला है, ठीक है। और रेवेन्यू अगर किसी का ग्रो हो रहा है, किसी कंपनी का, किसी की इंडस्ट्री का, तो वो जस्टिफाइड है कि वो कंपनी अगर कितना भी चाहे कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स का यूज़ करे टीवी प्रोग्राम्स वगैरह के अंदर, गलत मैसेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करे, लेकिन अगर उस कंपनी ने अपना रेवेन्यू बढ़ाकर दिखा रखा है, तो आउटकम अगर ये निकला है कि रेवेन्यू बढ़ा है, तो ये रेवेन्यू बढ़ने का मतलब एक जो साइन होता है वो ऐसा माना जाता है कि कंपनी का, ऑब्वियस ही बात है, कंपनी के मालिक का प्लेजर प्रिंसिपल बड़ा होगा, या कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों का जो वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज हुआ होगा। तो इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट्स को यूज़ करना, ठीक है, अपनी मार्केटिंग करना, अपनी एक हाइप बनाना, चाहे भले वो झूठी बातें क्यों ना हो, तो ये सब कुछ टोटल तरीके से जस्टिफाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर जेरेमी बेंथम की एक बात को अगर हम डिस्कस करें, जैसा कि हम PSIR ऑप्शन में भी पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द मासेस, ये फाउंडेशन होता है मॉरल प्रिंसिपल्स का, और जो भी कानून बनते हैं देश के अंदर, जो भी लेजिस्लेशंस बनकर आते हैं। जेरेमी बेंथम जो कि एक पॉलिटिकल फिलोसफर था, उसका ये मानना है कि जो भी कानून बनते हैं देश के अंदर, जिसको लेजिस्लेचर बनाता है, और जो भी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, अगर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस, अगर उनका ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस जो है वो सिक्योर हो पा रहा है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा फाउंडेशन है मॉरल प्रिंसिपल्स का और लेजिस्लेशन का। दूसरी अप्रोच है नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर, जैसा कि अभी हमने बात करा यहाँ पर कॉन्सिक्वेंशलेस अप्रोच के बारे में, जहाँ पर हम पूरा का पूरा फोकस करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट और आउटकम के ऊपर। बिल्कुल उससे अपोजिट हटकर एक अप्रोच है जिसका नाम है डिओंटोलॉजिकल अप्रोच। डिओंटोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग एथिक्स जो है इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट पीपल डू, लोग क्या करते हैं। यहाँ पर हमारा बिल्कुल भी फोकस नहीं है कि लोगों ने जो भी करा उसका आउटकम क्या निकल कर आया, हमारा फोकस आउटकम के ऊपर नहीं है। तो ये कॉन्सिक्वेंशलेस अप्रोच से बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए हम इसको नॉन कॉन्सिक्वेंशलेस अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ये शो नहीं कर सकते हैं, वी कांट शो गुड आउटकम्स, कि रिजल्ट तो चलो अच्छा निकल कर आया ना, और ये कहते हुए हम अपने एक्शन को जस्टिफाई कर दें कि भले ही हमारे एक्शन अनएथिकल थे, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो तो पॉजिटिव निकल कर आया ना। जैसे अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करें, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि कंट्री ने हायर ग्रोथ रेट अचीव कर रखी है, हायर GDP अचीव कर रखी है, तो एनवायरमेंट को सेक्रीफाइस करते हुए और लेबर लॉज जो है वो काफ़ी वीक है अगर किसी कंट्री के, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली जस्टिफाई हो जाती है। लेकिन ये जो डिओंटोलॉजिकल अप्रोच है, डिओंटोलॉजिकल अप्रोच ये कहती है कि अगर आपने पर्यावरण का नुकसान कर रखा है, वर्कर का, लेबर का, मजदूरों का अगर शोषण करके आपने अगर हाई ग्रोथ रेट अचीव कर रखी है, तो ये जो कॉन्सिक्वेंस है, ये जो आउटकम निकल कर आया, ये बेकार है एकदम, ये अनएथिकल है।
तो अकॉर्डिंग टू दिस डियोंटोलॉजिकल अप्रोच हमें सही चीज़ें सही काम इसलिए करने चाहिए बिकॉज वो सही हैं, और हमें अवॉइड करना चाहिए गलत काम करने से, क्योंकि वो गलत काम गलत ही हैं हर एक सिचुएशन के अंदर। कुछ जो एक्ट्स होते हैं वो अनएथिकल होते हैं, जैसे इट इज़ वेरी अनएथिकल टू किल पीपल। चोरी चकारी करना अनएथिकल काम है, झूठ बोलना एक अनएथिकल काम है। फिर यहाँ पर एक रेफरेंस दी जाती है दोस्तों एक थ्योरी की जिसका नाम है नेचुरल राइट्स थ्योरी, जिसके सपोर्टर्स थे फिलोसफर्स लाइक थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक, जिसके बारे में हम पीएसआई और ऑप्शन में पढ़ते हैं। ये पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे। इन्होंने नेचुरल राइट्स थ्योरी दी थी। इनका ये मानना था कि इंसान के पास एब्सोल्यूट तरीके से नेचुरल राइट्स होते हैं। तो ये एक प्रकार से एक यूनिवर्सल बिलीफ होती है जो कि इनहेरेंट है इन द नेचर ऑफ एथिक्स, एंड दिस इज नॉट कंटेंजेंट ऑन ह्यूमन एक्शंस और बिलीव्स। यानी कि इंसान के एक्शंस और बिलीव्स के बेसिस पर ऐसा नहीं है कि हम किसी नेचुरल राइट को एब्सोल्यूट मान रहे हैं। ये एथिकल अपने आप में है, और इवेंचुअली इसी नेचुरल राइट्स थ्योरी की वजह से आज हमारे सामने दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो देखने को मिलता है, ह्यूमन राइट्स। फिर इमैनुअल कांट का एक कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव भी रूटेड है इन द मोरालिटी इन ह्यूमंस रैशनल कैपेसिटी, कि इंसान कितनी नेचुरल कैपेसिटी के साथ रैशनल कैपेसिटी के साथ बेसिकली डिसीजन लेते हैं, कितने मॉरल उनके डिसीजंस होते हैं। एंड इट एजर्ट्स सर्टेन इनवॉलेबल मॉरल लॉस, कि ऐसे कुछ मॉरल लॉज होते हैं जो कि कभी भी किसी सिचुएशन के अंदर वॉलेट नहीं करे जा सकते। जो इमैनुअल कांट था वो डियोंटोलॉजिकल अप्रोच का सपोर्टर था। उसका क्योंकि ये मानना था डैट टू डू एक्ट इन द मॉरली राइट वे, अगर किसी भी पर्सन को या नंबर ऑफ लोगों को अगर मॉरली सही तरीके से अगर कोई एक एक्शन लेना है तो लोगों को अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, एंड दैट इट इज द मोटिव्स ऑफ द पर्सन हु कैरीज आउट द एक्शन दैट मेक्स देम राइट और रॉन्ग। इंसान का मोटिव जो है वो ज़्यादा डिटरमाइन करता है कि कोई भी एक्शन उसने जो ले रखा है इंसान ने वो एथिकल है कि अनएथिकल है। यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बात नहीं होती है। अगर हम सिंपल शब्दों में बोलें तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का जो कॉन्सेप्ट है जिसको इमैनुअल कांट ने दिया था, उसका ये मानना है वन शुड ओनली एक्ट इन सच अ वे जिससे आप जो है अपने एक्शन को जस्टिफाई कर सको, ठीक है, और वही एक चीज़ यूनिवर्सल लॉ है। एंड दैट वन शुड ऑलवेज ट्रीट ह्यूमैनिटी एज एन एंड रेदर देन मीन्स। अल्टीमेट गोल जो आपका होना चाहिए जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो वो है इंसानियत। इंसानियत कोई एक रास्ता नहीं है, ठीक है, वो अपने आप में गोल है। तो इमैनुअल कांट का ये बोलना था एक जो एक्शन होता है अगर उसकी मॉरल वर्थ को अगर आपको पहचानना है तो इट मस्ट बी डन फ्रॉम ड्यूटी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी ड्यूटी के अंदर मेरे जो एक्शंस थे वो इमोरल थे, अनएथिकल थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे जो एक्शंस थे, जो भी मेरी ड्यूटीज़ थी, जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मैंने वो भले ही अनएथिकल तरीके से परफॉर्म करी, लेकिन चलो आउटकम तो मैंने एथिकल निकाल दिया। ऐसा नहीं कहा जा सकता इस अप्रोच के अंतर्गत। फिर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं वर्च्यू एथिक्स। ये तीसरी अप्रोच है अंडर नॉर्मेटिव अप्रोच। वर्च्यू एथिक्स के अंदर ये बोला जाता है इट इज़ अ पर्सन रेदर देन द एक्शन बेस्ड। यहाँ पर हमारा टोटल फोकस जो होता है वो पर्सन और पर्सन के वर्च्यू प्रिंसिपल्स के ऊपर होता है। यहाँ पर हम पर्सन के इनहेरेंट कैरेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं रेदर देन उस पर्सन के नेचर के ऊपर या फिर किसी एक्शन के नेचर के ऊपर या एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर जो उसने परफॉर्म कर रखे होते एक पर्सन ने। वर्च्यू एथिक्स की अप्रोच के अकॉर्डिंग एक जो पर्सन जिसको हम कह रहे हैं कि ये ऐसा पर्सन है जिसके अंदर गुड क्वालिटीज़ हैं, ये वर्चुअस पर्सन है, वो हमेशा सही काम ही करेगा क्योंकि वो इंसान अच्छा है, वो आत्मा बहुत पवित्र है। ही और शी विल डू द सेम थिंग ऑलवेज इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। सिमिलर तरीके से इंसान जो है वो अप्रोच करेगा अगर वो वर्चुअस है हर एक सर्कमस्टांस के अंदर। वर्च्यू एथिक्स जो है उसका लेना देना इस बात से नहीं है कि इंडिविजुअल के एक्शंस में कितनी राइटनेस थी, कितनी रॉन्गनेस थी।
ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, एज टू द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर ऑफ अ गुड पर्सन, जो कि एक पर्सन को मतलब बेसिकली अचीव करना होता है अपने लिए कि मैं एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता हूँ या बन सकती हूँ समाज के नज़रों के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर अगर हमें एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करना है तो उसके लिए हमें लोग चाहिए वर्चुअस, उनके अंदर वर्च्यूज़ होने चाहिए। अब ये अलग बात है कि वर्च्यूज़ की जो लिस्ट होती है कि क्या कौन कौन सी चीज़ें और क्या क्या चीज़ें आती हैं वर्च्यूज़ की डेफिनेशन के अंदर, ये वक्त हालात और ज़माने के साथ साथ अलग अलग सोसाइटी के दायरे के अंदर ये चीज़ चेंज होती रहती है। लेकिन सडनली देयर आर सम वर्च्यूज़ जो कि मोर और लेस हमेशा वक्त के साथ इंटैक्ट रहती हैं। जैसे कभी भी कोई इस प्रिंसिपल को डिनाई नहीं कर सकता कि न्याय होना चाहिए, देयर शुड बी सम फोर्टिट्यूड, टेम्परेंस, सेल्फ केयर एंड फाइडेलिटी। ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं ये इंसान के वर्च्यूज़ के साथ जुड़ी होती हैं। अब ज़रा हम इन पे नज़र मार लेते हैं कि ये जो फोर्टिट्यूड है ये क्या होता है। फोर्टिट्यूड एक करेज और एक पेशेंस होता है जो कि कोई एक पर्सन दिखाता है जब भी वो किसी दुख, दर्द, पीड़ा या डिफिकल्ट सिचुएशन से लाइफ में कोई डील कर रहा होता है कोई पर्सन, लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखाए, हौसला बनाए रखे और पेशेंस रहे। उस टाइम पर वो इंसान जो है अपना टेम्परामेंट लूज ना करे। तो ऐसे इंसान के नेचर को हम कहते हैं कि ही और शी इज़ हैविंग फोर्टिट्यूड। फिर वहीं पर अगर हम बात करें टेम्परेंस की, टेम्परेंस का मतलब होता है इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ, एक तो ये होता है कि इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ नॉट ड्रिंकिंग एल्कोहल, क्योंकि ये आपके मॉरल और रिलीजियस बिलीव्स हैं कि यार मैं शराब और इन सब नशे के पदार्थों को हाथ नहीं लगाऊंगा। दूसरा टेम्परेंस ये होता है कि मतलब एल्कोहल तो एक चलो एक चीज़ हो गई, लेकिन आप में बेसिकली एक सेल्फ कंट्रोल है कि आप अपने एक्शंस, अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, इन अ वे दैट इट इज़ ऑलवेज रीजनेबल। ठीक है, आपको ये लगता है कि यार जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलना बोलना मतलब जितना जहाँ पर ज़रूरत है उतना ही मुझे बोलना चाहिए, मुझे अपने एक्शन थॉट्स और बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। बेसिकली आपके ऊपर आपका सेल्फ कंट्रोल है, डैट इज़ टेम्परेंस। सेल्फ केयर तो आप जानते हो अपनी खुद की केयर करना। और ये जो होता है फाइडेलिटी, फाइडेलिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल। आप जो है आप ईमानदार हो खुद से भी, सामने वाले के साथ भी, स्पेशली टुवर्ड्स अ वाइफ और हस्बैंड, और आप किसी और के साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। ठीक है, तो आप जो है ऐसी सिचुएशन में अपनी जो छवि है वो काफ़ी ज़्यादा एथिकल तरीके से पोर्ट्रे करते हो। और ये कुछ वर्चू एथिक्स हैं कि अगर इंसान इनको किसी भी परिस्थिति के अंदर खोता नहीं है, खोती नहीं है, तो उनको वर्चुअस माना जाता है। तो सोक्रेटिस ने एक बात कही थी, जो कि गुरु थे प्लेटो के, ये एंशंट ग्रीस के सबसे पॉपुलर फिलोसफर थे। इनका ये कहना था एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। अगर आप जीवन ऐसे ही जिए जा रहे हो और आप उसको अपने एक्शन को एग्जामिन नहीं करते हो अच्छी तरीके से, तो वो जीना बेकार है जीना। फिर एक होता है कंटेक्सचुअस अप्रोच। यहाँ पर बात होती है कॉन्टेक्स्ट की, सिचुएशंस की, सरकमस्टांसिस की। नाम से ही पता लग रहा है आपको कंटेक्सचुअलिस्ट अप्रोच के अंदर जो वर्ड है, ये जो कंटेक्सचुअलिस्ट, इसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, डेट इज कंटेक्स्ट, डेट इज सिचुएशन। तो यहाँ पर हम प्रिस्क्रिप्टिव रूल जो हमें सोसाइटी प्रिस्क्राइब करती है हम उसको रिजेक्ट करते हैं। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग राइटनेस और रॉन्गनेस अगर आपको किसी एक्शन की जाननी है तो वो एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि यूनिवर्सल कोई भी ऐसे मॉरल रूल्स या राइट्स नहीं होते हैं। इस अप्रोच का ऐसा मानना है। तो हर एक केस जो होता है इंडिविजुअल की लाइफ में, हर एक सिचुएशन जो होती है वो यूनिक होती है और उसके लिए हमें एक यूनिक सॉल्यूशन चाहिए होता है। एग्जांपल, कुछ कुछ जगहों पर जहाँ पर लॉकडाउन हुआ था ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, वो जस्टिफाई था क्योंकि सिचुएशन वहाँ पर बहुत ख़राब होती जा रही थी। लेकिन दूसरी जगहों पर इट मे नॉट बी जस्टिफाइड। यूएस जो है वो प्रोटेक्शनिज्म को यूज़ करता है ग्लोबल ट्रेड में अपनी सिचुएशन को बताते हुए कि अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के गुड्स को डंप करने लगेंगे यहाँ पर तो हमारे लोगों की जॉब चली जाएगी। तो यहाँ पर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही किसी को जज करते हो। वो पर्सन भी हो सकता है, वो कंट्री भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। फिर एक लास्ट जो अप्रोच आती है अंडर नॉर्मेटिव अप्रोच, दैट इज सुपर नेचुरलिस्ट अप्रोच। अब सुपर नेचुरल पावर का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू गॉड।
तो सुपर नेचुरल अप्रोच के अंदर यहाँ पर जो एथिक्स हैं ये आप एट्रीब्यूट करते हो टू गॉड, और गॉड को आप इकलौता सोर्स मानते हो ऑफ मॉरल रूल्स, कि भगवान ने जो कह रखा है सिर्फ वही एथिकल है। तो आप अपनी लाइफ में जो एथिक्स हैं उसको कैसे अप्लाई करते हो कि आप भगवानों की बातों को मान रहे हो, और भगवानों की बातें आपको पता कैसे लगेंगी? थ्रू रिलीजियस बुक्स, जैसे श्रीमद् भगवत गीता, जहाँ पर ये माना जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता की हर एक जो लाइन है वो भगवान श्री कृष्ण की खुद की मुँह जुबानी है। एग्जाम्पल, गॉड मेड एनिमल्स इन्फीरियर टू ह्यूमंस, तो जो एनिमल्स हैं दे कैन बी यूज फॉर ह्यूमन पर्पसेस एज कमोडिटीज़। अगर आप ऐसी कोई चीज़ मान रहे हो, या फिर अगर आपने ऐसी कोई चीज़ एक रिलीजियस किताब में पढ़ रखी है और इसको आप अगर अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी नज़रों में आप एथिकल हो। लेकिन हमने जैसा कि पढ़ रखा है, सिर्फ धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को मानना ही एक एथिक्स का दायरा नहीं होता है। कभी कभार, बहुत बार धर्म एक ऐसा एंगल भी ले लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएथिकल भी हो सकता है किसी और के लिए, या फिर आपके एक्शंस में वो लैक ऑफ एथिक्स जो है उसकी झलक देखने को मिल सकती है कि आपके जीवन में एथिक्स नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक बातें कर रहे हो, या फिर आपने गलत तरीके से धर्म को जो है वो समझ लिया है, या धार्मिक बातों को समझ लिया, गलत तरीके से आपने उसको इंटरप्रेट कर लिया है। तो ये कुछ हमने अप्रोचेस की बात करी विच आर एसोसिएटेड विद नॉर्मेटिव एथिक्स। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।